नहीं, अब तक हमने कई लूप होल्स के बारे में भी बात की, आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपसे समझूं कि हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो गलत इस्तेमाल करती आई हैं मौजूदा नियमों का, और क्यों इन चेंजेस की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर डिविडेंड और बोनस ट्रिपिंग, ऐसे केसेस में ऐसा कुछ बस था कि शायद जो LTCG में बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ बोनस ट्रिपिंग क्या होती है एग्जैक्टली? देखिए, बोनस ट्रिपिंग का मतलब है कि जिस शेयर पर बोनस इशू होने वाले हैं वो शेयर्स हम पहले खरीद लें, उस पर अब हमें बोनस शेयर्स मिल गए हैं। सपोज मेरे पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स मुझे बोनस के रूप में मिल गए। अभी भी हमारे करंट लॉज जो हैं उनको तोड़ मरोड़ के ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो मेरे को बोनस शेयर्स मिले हैं उनकी कॉस्ट 0 है, और उसकी वजह से जो मुझे उस पर गेन होगा वो एक्चुअली एक लॉस है, क्योंकि मैं मतलब उस पर जो गेन होगा सिर्फ उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना होगा, ना कि जो मेरे हिसाब से अगर इस चीज़ को हमें इस लूपहोल को प्लग करना है तो हमें बोनस शेयर्स जो मिल जाते हैं उसके बाद 200 शेयर्स की कॉस्ट प्रोपोर्शनेट हो जानी चाहिए जी। उस तरह से इस लूपहोल को प्लग किया जा सकता है। इसी तरह से अभी भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डिविडेंड स्ट्रिपिंग को यूज़ कर रहे हैं, और वो लगातार हालांकि लॉ में चेंजेस ला चुके गए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रोविजन को मिसयूज़ किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स अभी भी डिविडेंड स्ट्रिपिंग के थ्रू बेनिफिट पहुंचा रहे हैं इन्वेस्टर्स तक, जो कि नहीं होना चाहिए। डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मतलब मैं समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट एक होती है जिस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, उससे पहले अगर मैंने शेयर्स ले लिए तो कम रेट पे मैंने खरीदे होंगे। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उन शेयर्स का रेट अपने आप वापस कम हो गया। अब जब मैं उन शेयर्स को बेचूंगी, मैंने इधर से डिविडेंड रिसीव कर लिया जो कि टैक्स फ्री इनकम है, और उधर मेरा जो कैपिटल गेन होना चाहिए था मुझे, वो एक लॉस बन गया और मैंने उस लॉस को भी यूज कर लिया। तो उस तरह के केसेस को जो लोग अभी भी यूज कर रहे हैं उसको प्लग करने के लिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है। उसके लिए सेबी को काम करना होगा। और इनफैक्ट यही कुछ इशारों में कहना भी चाह रहे थे प्रधानमंत्री। जैसे कि आपने कहा म्यूचुअल फंड्स में भी डिविडेंड स्ट्रिपिंग से टैक्स बचाया जाता है, मौजूदा जो एटलीस्ट सिस्टम है, जो कि एक लूप होल है अपने आप में। हम कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि किन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है, बट ये पॉसिबल है। तो इसको प्लग करने की जरूरत है, और वही इशारा कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर कि इस तरह की चीजें अब नहीं चल पाएंगी। दूसरी चीज़ जो पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है उसको हमने थोड़ा कम डिस्कस किया है। पेनी स्टॉक यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर इशारा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर कि इसका मिसयूज अब बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब पेनी स्टॉक्स में लोग ब्रोकर्स के यूज के थ्रू कैश में डील कर सकते थे। डीमोनेटाइजेशन से उन्होंने वहाँ पे एक वार कर दिया है कि अब कैश जो होल्ड करके बैठे थे वो यूज नहीं कर पाएंगे उस कैश को, और वो इन्वेस्ट करने के लिए उसे यूज नहीं कर पाएंगे कि ये कैश दिया, यहाँ से गेन हुआ तो ले लिया कैश में, अगर लॉस हुआ तो खत्म। वो चीज अब यूज नहीं हो पाएगी। अगर उसको खत्म करना है तो पेनी स्टॉक्स के ऊपर निगरानी जरा कसनी पड़ेगी, नजर थोड़ी कसनी पड़ेगी सेबी को जी। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो कम वॉल्यूम वाले शेयर्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, कि किसी भी बगैर किसी फंडामेंटल के हम देखते हैं कुछ शेयरों में बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी, एक्सपर्ट देखने को मिलता है। ऐसे शेयर से लगातार हम जी बिजनेस पर भी कहते रहे कि ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बचें आप और ऐसे शेयरों में निवेश ना करें। और कहीं ना कहीं ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी शनिवार की, उसमें भी इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे थे कि ऐसे कई निवेशक हैं जो इन पेनी स्टॉक्स के जरिए टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं लगाम कसनी ज़रूरी है। सेबी की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इनफैक्ट मेरा बॉन्ड मार्केट को लेकर भी एक क्वेश्चन है नेहा। अगर हम देखें तो बॉन्ड मार्केट के टैक्स नियमों में भी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ खामियां हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है, कैसे इसमें बदलाव हो सकते हैं? देखिए, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो उसके अंदर पैसा लगाते हैं। जब मैच्योर होने वाला है, जिसके बाद की जो उनको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो टैक्सेबल है, वो उस मैच्योरिटी डेट से पहले ही उसे बेच देते हैं। अब जो कैपिटल गेन हुआ वो अगर 1 साल के बाद बेचा है तो वो तो वैसे भी टैक्स फ्री हो गया। जो कैपिटल गेन क्यों हुआ होगा उन्हें, क्योंकि उस जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू में जो बढ़ावट हुई है वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की
इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है उस बॉन्ड के ऊपर, इसीलिए उस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब उस बॉन्ड की वैल्यू में जो बढ़ावत हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना चाहिए था उस इन्वेस्टर को, लेकिन उन्होंने वो इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की बजाय इंटरेस्ट रिसीव होने से पहले ही उसे बेच दिया, और जो कैपिटल गेन कमाया उस पर तो टैक्स वैसे ही नहीं लगेगा। इस चीज़ के ऊपर लगाम कसने की ज़रूरत है। और जिस इंटरेस्ट इनकम की आप बात कर रही हैं उससे सरकार को भी भारी नुकसान होता है। एक अनुमानित आंकड़ा है कि लगभग सालाना 3000 करोड़ का नुकसान सरकार को होता है, क्योंकि इस ब्याज आय पर सही टैक्स नहीं वसूला जाता। तो बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको प्लग इन करना ज़रूरी है। एक और पॉइंट है नेहा, मैं चाहूँगी आप उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जो अनएडजस्टेड लॉस होता है उसको कुछ सालों तक ऐसा प्रोविजन है कि भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कोई भी जो हमारा लॉस है, अगर कैपिटल लॉस है तो हमें उसे 8 इयर्स तक हमारे पास कैरी फॉरवर्ड करने की प्रोविजंस हैं लॉ में, और उसका बेनिफिट हम उस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेन कैपिटल गेन के साथ ही। हालांकि ये मनमोहन जी ने चेंज लाए थे ये कि कैपिटल लॉस है तो उसे कैपिटल गेन के साथ ही सिर्फ सेट ऑफ किया जाएगा, तो वो एक पार्ट सिर्फ एडजस्ट हुआ, मतलब एक पार्ट सिर्फ लूप होल का प्लग किया गया, बाकी वो कैपिटल लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि ये एक जेन्युइन लॉस है। अगर आपने जेन्युइनली उसमें क्लेम करना है उसे नेक्स्ट 8 इयर्स तक भी, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब वो आप लॉस बुक करते हैं उस स्टेज पे उसको प्लग करने की ज़रूरत है कि जब आपने गलत लॉस बुक किया है, अपने अकाउंट्स में लेके आए हैं, तब उसको प्लग करने की ज़रूरत है। हालांकि ये बेनिफिट जो है 8 साल तक मिलता है, इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। ऑलराइट, कई आपने लूप होल्स भी बताए और तरीके भी बताए कैसे इन लूप होल्स से निपटा जा सकता है। शो को वाइंड अप करने से पहले नेहा, क्विक वर्ड आपसे चाहूँगी। अभी बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर और कई एक्सपेक्टेशंस हैं। टैक्स पेयर्स हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कुछ इस बार स्लैब्स में चेंज हो जाए, ऐसी कुछ बस भी हम सुन रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज हो सकता है। जो 2.5 का जो स्लैब है वो बढ़ के 4 लाख तक हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है डेफिनेटली बहुत बड़ा रिलीफ होगा टैक्स पेयर्स के लिए। आप क्विकली आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे? मेरे हिसाब से हमें बहुत पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है। हमारा बजट जो होगा वो टैक्स पेयर्स, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनके बेनिफिट में ही होगा। जहाँ तक मुझे आई कैन ओनली होप एंड एक्सपेक्ट दैट द बजट गोज इन दैट वे। बट जो टैक्स स्लैब है उसके अलावा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसे 2.5 लाख से बढ़ा के 4 लाख तक किया जा सकता है, ये एक चीज़ है। दूसरी मुझे लगती है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है जो 10 लाख तक की कमाते हैं, 10 लाख तक की इनकम अर्न करते हैं, उसके बाद उन पर 30% टैक्स लग सकता है, उसको भी मेरे ख्याल से बढ़ा दिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो रेट भी आपके ऊपर 30% का काफ़ी देर बाद लगेगा, तकरीबन 12 या 13 लाख तक के बाद आपके ऊपर 30% का रेट लगना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। थैंक्स लॉट नेहा, आपने समय निकाला, बातचीत की हमसे और इस पूरे मुद्दे को बड़ी बारीकी से आपने समझाया। फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।